बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पिछले चंद दिन से सोशल मीडिया पर यह बात नोट की गई कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और उनके तर्जमान शफ़ी जान को सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें सदीक जान का भी इजाफ़ा हुआ है। अब इन तीनों शख्सियात को सोशल मीडिया पर जो टारगेट किया गया, निशाने पर रखा गया, असल हक़ाइक़ क्या हैं, वो हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शफ़ी जान ने जो बात की, सुहेल अफरीदी ने जो ऐलान किया और जो वजाहत सदीक जान की तरफ से की गई, असल हक़ाइक़ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ये डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करने के बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त हो गई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शफ़ी जान साहब से। जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने 5 अगस्त को 27 सितंबर की तारीख़ का ऐलान किया, तो शहबाज गिल, जिनके साथ PTI का सोशल मीडिया भी काफ़ी हद तक अटैच हो चुका है, शहबाज गिल की तरफ से इस तारीख़ के ऊपर जहां अलीमा खान साहबा ने रिजर्वेशन का इज़हार किया, वहीं शहबाज गिल साहब ने भी अपने तरीके से 27 सितंबर की तारीख़ को मुतनाज़ बना दिया। अब शहबाज गिल के बाद इस तारीख़ के ऊपर कमेंट्स करने के बाद या तारीख़ को मुतनाज़ा बनाने के बाद शफ़ी जान साहब एक प्रोग्राम में मौजूद थे। शफ़ी जान साहब ने जहां 27 सितंबर की तारीख़ का दिफा किया, वहीं उनकी तरफ से ये कहा गया कि शहबाज गिल साहब जो बैरून मुल्क बैठ के इस तरह की बातें कर रहे हैं और अपनी ही जमात तहरीक इंसाफ को, अपने पुराने दोस्तों को, अपने रहनुमाओं पर सवालात उठा रहे हैं, इन्होंने ख़ुद इमरान खान साहब के साथ क्या किया था। शफ़ी जान साहब ने कुछ तारीख़ी वाक़यात बताया कि इमरान खान के 2 मोबाइल कहाँ पे गए, कैसे गुम हुए, किसको दिए गए, शहबाज गिल का उसके साथ क्या ताल्लुक़ था, और जो नया मोबाइल इमरान खान साहब को दिया गया उसमें कैसे जासूसी की जा रही थी। वो बातें शफ़ी जान साहब की तरफ से की गई। अब वो बातें करने के बाद जो शफ़ी जान साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के तर्जुमान, उनको सोशल मीडिया पे जिस शिद्दत के साथ, जिस तरीके से टारगेट किया गया, वो सारी चीज़ें आपके सामने, उस पर प्रोग्राम में बात करके वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो एक हकीकत है, ये जो शफ़ी जान साहब बात कर रहे हैं ना, ये कोई पहली मरतबा बात नहीं की गई। ये PTI के अंदरूनी हलकों में पहले भी शहबाज गिल साहब को इन्हीं अल्फाज के साथ जो है उनका तज़किरा होता रहा, उनको याद किया जाता रहा। और मुझे याद है कि अपने एक व्लॉग में एक दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम शख्सियत, सीनियर शख्सियत, जो कि इमरान खान के लिए जेल काट चुकी थी, उसने भी शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक इसी नोयत की गुफ्तगू की थी कि जब इमरान खान साहब ने उन्हें अपनी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पे लगाया, तो फिर उनके मोबाइल फ़ोन्स का इमरान खान साहब का क्या बना, वो कैसे चोरी हो गए, कैसे गुम हो गए, और शहबाज गिल साहब का उस दौरान रोल क्या था। ये कोर्ट रूम नंबर 1 में PTI के अहम रहनुमा ने, सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी 2 साफ़ी मौजूद थे या 3 साफ़ी मौजूद थे, अब मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली मेरे साथ साफ़ी कौन से मौजूद थे, लेकिन जो शख्सियत मौजूद थी वो भी पता है। जो बातें उन्होंने कही वो एग्जैक्टली यही थी जो शफ़ी जान साहब ने TV टॉक शो में 27 सितंबर का दिफा करते हुए तारीख़ का शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक़ कहीं। अब क्योंकि 27 सितंबर की डेट को 24 घंटों के अंदर जब अनाउंस हुई, 24 घंटों के अंदर मुतनाज़ा बना दिया गया, तो उस पर सुहेल अफरीदी साहब को भी फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ा। सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि हमने जो 27 सितंबर की तारीख़ दी है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा तौर पर इसकी मुशावरत की है। अच्छा भाई, किसके साथ मुशावरत की? तो 2 दिन पहले जो हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि 5 अगस्त के जलसे में, इस बड़ी अनाउंसमेंट से पहले सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में थे। यहाँ पे उन्होंने अहम मुलाकातें की, खुफिया मुलाकातें की। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान है, मुश्तरका अपोजिशन के जो सरबराहान हैं, उनको भी एतमाद में लिया, अचकज़ई साहब को, राजा नासिर अब्बास साहब को। उसके बाद 27 सितंबर की तारीख़ दी गई। अब हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब तो अगस्त के आखिर की कोई तारीख़ देना चाहते थे, लेकिन हमने आपको खबर ये दी थी कि 20 सितंबर के बाद कोई भी तारीख़ रख लें। ये अचकज़ई साहब का मशवरा था सुहेल अफरीदी साहब को, लेकिन चूँकि बैकग्राउंड में इमरान खान साहब का फ़ैसला भी था
कि मुज़ाकरात या एहतजाज से मुतल्लिक़ या तहरीक चलाने के हवाले से कोई भी फ़ैसला करेंगे तो अचकज़ई साहब करेंगे, राजा नासिर अब्बास साहब करेंगे, तो उनके उस प्रपोज़ल को वेटेज देना सोहेल अफरीदी साहब की मजबूरी थी। तो उनकी उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए 20 सितंबर के बाद का जो पहला जो एक मुनासिब डेट उनके जहन में आया या आई 27 सितंबर की, उस तारीख़ का जो है वो ऐलान कर दिया गया। लेकिन ये एक और बात भी है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव यू टर्न है। कोई दीवार से टक्कर मारने से तहरीक इंसाफ ने ख़ुद को बचाने के लिए अपने फ़ैसले में कुछ थोड़ी सी तब्दीली की है। अब वो क्या है? वो ये है कि अब सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि जो 27 सितंबर की डेट है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं, बल्कि इमरान खान साहब तक रसाई की है। अब इस चीज़ को नाज़रीन समझें कि ये सोहेल अफरीदी साहब ने इसकी एक्सप्लेनेशन इसको क्यों किया है, या रिहाई से अपना रिहाई से एक्सेस तक, रसाई तक क्यों आ गए। ज़ाहिर सी बात है कि 27 सितंबर के एहतजाज से अगर कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं निकलता तो सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा सेटबैक, एक बहुत बड़ा शॉक लगता। उस चीज़ से, उस बंद गली से निकालने के लिए अब इसको रिहाई से निकाल के रसाई तक जो है वो इसका नाम दे दिया गया है। अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर रसाई हासिल करने में 27 सितंबर को जो मजमा सोहेल अफरीदी साहब लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद या अडयाला जेल के बाहर लाना चाहते हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम वहाँ पे बैठेंगे, वापस नहीं आएंगे, अगर रसाई मिल जाती है, मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हो जाती है, या इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाती है, खान साहब की खैर आफियत का पता चल जाता है, खान साहब की सेहत का पता चल जाता है, तो खान साहब के साथ मुशावरत भी हो सकती है कि रसाई के लिए तो हमने ये सब कुछ किया था, अफरीदी साहब लॉन्ग मार्च लेके आए हैं, अब आगे बताएं आगे का लाहेअमल क्या होगा। तो इमरान खान अगर उसमें कह देते हैं कि लॉन्ग मार्च करें या रिहाई से मुतल्लिक आप कोई जो है वो धरना दें, तो वो बाद में फ़ैसला लिया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं ना कि कश्तियाँ जला के निकलना, उस चीज़ से जो है वो बचना चाहते हैं कि कश्तियाँ जला के निकले और आगे रास्ता भी ना बना, तो फिर तो ऐसे होगा कि सामने फ़ौज होगी और पीछे समंदर होगा, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये शायद इसलिए किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, इस लॉन्ग मार्च के हवाले से आप देखें ना, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में क्या बातें होती रहीं। फार्म 47 का जिक्र होता रहा, बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बैरिस्टर गौहर साहब कहते रहे कि पीपल्स पार्टी भी फार्म 47 की पैदावार है, वो भी धांधली से आई है। अब इस लॉन्ग मार्च के सिलसिले में जहाँ वो मुश्तरका अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, अचकज़ई साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, मौलाना के साथ भी पसे पर्दा PTI की बातचीत चल रही है। लेकिन अब ये भी खबर सामने आई है कि पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज में जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो जाए। अब पीपल्स पार्टी कैसे शामिल हो सकती है? गो के कुछ मामलात पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात पैदा हुए हैं, इख्तलाफात ने जन्म लिया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी असेसमेंट आपके सामने रख रहा हूँ, अपना एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ कि इस मामले पे पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत गिराने वाली तहरीक के अंदर जो है वो शामिल हो जाए। और ये बात नून लीग भी यही समझती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी यही है। आप देखें ना, रात राना सनाउल्लाह साहब ने जो उनका एक इंटरव्यू आया जनाब सलीम साफ़ी साहब के साथ, उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि ज़रदारी साहब सियासी मामला फ़हम हैं। जो कामयाबियाँ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप ने, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने एक साथ मिल के हासिल की हैं, उन कामयाबियों को जो है वो ज़ाया नहीं किया जाएगा, उन कामयाबियों को स्पॉइल नहीं किया जाएगा, और मामलात इस लेवल तक नहीं पहुँचेंगे कि दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएं। बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो उल्टी गिनती का कहने वाले हैं वो खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी उल्टी गिनती भी शुरू हो जाएगी। आज ऐवान सदर में वो जो जजेस की समरी वाला मामला है, उस पर बड़ी अहम बैठक होने जा रही है। ज़रदारी साहब तो वैसे लाहौर जा चुके हैं, लाहौर में उनकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, अगर ऐवान सदर में इस्लामाबाद में अगर ज़रदारी साहब मौजूद नहीं हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की, नून लीग के नुमाइंदों की ये मुलाकात होगी, ये बैठक ऐवान सदर में होगी, जिसमें जजेस की समरी से मुतल्लिक जो डेडलॉक पैदा हुआ है उसमें मफाहमती रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी।
अब सदर के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि सदर साहब की सवाबदीद है, सदर साहब समरी मुस्तरद करें, सदर साहब समरी पे एतराज़ लगाएं, सदर साहब समरी को जो है वो मंजूर कर लें। लेकिन अगर उनका सवाबदीद है तो इन तीनों में से एक फ़ैसला तो करें ना, समरी मुस्तरद कर दें, समरी एक्सेप्ट कर लें या समरी पे एतराज़ उठा दें। यहाँ पे तो सदर साहब ने कोई फ़ैसला भी नहीं लिया। जिस सवाबदीद का, जिस अख्तियार का जिक्र किया जा रहा है उसके मुताबिक फिर एक फ़ैसला आप ले लें। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत इस पोजीशन पे गौर कर रही है कि अगर सदर साहब इसकी मंजूरी नहीं देते हैं तो फिर, क्योंकि 15 दिन गुजरने के बाद सदर साहब ने कोई एतराज़ नहीं लगाया उस समरी पे, तो उसे क्या मंजूर तसम्मर की जाए, डीमिंग क्लॉज का उस पर इतलाक़ हो जाएगा, या फिर एक और नई समरी 10 दिन के लिए सदर साहब को भिजवाई जाए और वो 10 दिन की समरी अगर एक्सेप्ट नहीं होती, इसी तरीके से पेंडिंग रह जाती है, तो फिर वजारत कानून इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। क्या सदर साहब अगर नहीं मानते, नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, आज की बैठक में कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलता, पहले तो एक्सपेक्टेड है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा, जो मोहसिन नकवी साहब ने जरदारी साहब के साथ लाहौर में मुलाकात की है, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं निकलता, हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देती है। वैसे तो ऑलरेडी मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर रखा है। लेकिन अगर ये मामला हो जाता है कि सदर साहब कोई फ़ैसला भी नहीं करते, फ़ाइल पेंडिंग भी पड़ी रहती है, ना एतराज़ लगता है, ना अप्रूवल होती है, ना समरी मुस्तरद की जाती है, तो फिर वजारत कानून का अगर नोटिफिकेशन हो जाता है वो 24 के 24 जजेस का, जिसमें एडिशनल जजेस भी हैं, जजेस की कन्फर्मेशन के फ़ैसले भी शामिल हैं, तो क्या फिर सदर साहब फिर अदालत से रिजू करेंगे? अभी तो एक कोई और बंदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया हुआ ना, तो क्या वजारत कानून के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद क्या फिर सदर साहब उस फैसले को कि मैंने तो समरी की मंजूरी नहीं दी, मैंने तो समरी को मुस्तरद नहीं किया था, मैंने तो समरी पे कोई एतराज़ नहीं लगाया था, मैंने तो एतराज़ लगाना था, तो क्या फिर सदर साहब अदालत में जाएंगे? मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर मामलात इस लेवल तक पहुँचे तो फिर चीज़ें जो है वो काफ़ी डिज़ास्टर की तरफ जो है वो जा सकती है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की का 3 मुल्की जो दिफाई स्ट्रेटेजिक मुआहिदा जो है वो तय पाया है। अब इस नाज़रीन मुआहिदे को लेके इस्लामाबाद की इशाराओं को, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ चौराहों को बड़े ही खूबसूरती के साथ, बरकी कुमकुमों के साथ, जो एक थीम है इस मुआहिदे की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के डिफेंस एग्रीमेंट की, उस थीम के रंगों के साथ जो है वो सजाया गया है। और तीनों ममालिक में इस मुआहिदे के ऊपर जहाँ तकरीबात का इनेकाद किया गया, वहीं अवाम की तरफ से जो है वो खुशी का इजहार किया गया। हमने अपने व्लॉग में बात की थी कि ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है तीनों ममालिक के माबैन, ये एक तारीख़ी मुआहिदा इसलिए भी है कि एक तो फ़तह मक्का के बाद मुआहिदा मक्का, और फिर जो OIC के बनने के बाद एक मुतालबा हो रहा था कि इस्लामी दुनिया का भी एक अस्करी, एक फ़ौजी, मिलिट्री इत्तेहाद होना चाहिए। तो डेकेड से चले आ रहे इस मुतालबे के ऊपर कुछ ना कुछ पेशरफ्त हुई है। तो उसमें ये था, जो हमने आपके सामने नुक्ता रखा था, कि ये इत्तेहाद जो है ये किसी के ऊपर चढ़ाई या किसी के ऊपर जारियत कर ले के नहीं है, बल्कि ये दिफाई मुआहिदा है। और उसकी वजाहत अब जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से की गई है कि अगर किसी जो इस मुआहिदे के रुकन ममालिक हैं, किसी एक के ऊपर हमला होता है तो उसका फिर जो जवाब है, जो रिस्पांस है, जिस मुल्क पे, रुकन ममालिक पे इस तंजीम, इस मुआहिदे के जिस भी मेंबर के ऊपर हमला होगा, तो फिर उसके ऊपर बैठ के मुशावरत के साथ जो है उसका रिस्पांस देने के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। एक वजारती कमेटी भी बनेगी और इस इत्तेहाद का, इस मिलिट्री इत्तेहाद का जो सेक्रेटेरिएट है वो सऊदी अरेबिया में जो है वो कायम किया जाएगा। लेकिन साथ में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ये जिस तरह के तरीके से नेटो तर्ज का जो मुआहिदा हुआ, जो एक अस्करी इत्तेहाद बना है, ये उसी तर्ज का इत्तेहाद है। आर्टिकल, नेटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक, या अगर किसी एक मुल्क पे हमला होता है तो फिर उसके मुशावरत के साथ उसका जो है वो रिस्पांस दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या ईरान के ख़िलाफ़ ये इत्तेहाद बना है, तो इस पर वाज़े तौर पे तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कोई मुल्क जो है वो हदफ नहीं है इस दिफाई इत्तेहाद का, कोई मुल्क भी, ना ईरान है ना कोई और मुल्क है। ये डिफेंस पैक्ट है। हाँ, अगर इन तीनों मुल्क, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की में से किसी एक पे हमला होता है ना, फिर उसका जवाब जो है वो बाकायदा इजलास बुला के, वजारती कमेटी है, सेक्रेटेरिएट है, तो मुशावरत के साथ जो है उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा।
और इसमें एक और नई बात भी उनकी तरफ से कही गई कि कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर वो तय पा जाती हैं तो इजिप्ट, मिस्र, जो कि 4 रुकनी जो एक वज़ीर ख़ारजा के इजलास होते रहे, जिसमें अब पिछले दिनों भी इजलास हुआ था, इसहाक डार साहब पाकिस्तान से गए थे उसमें शिरकत करने के लिए, तो मिस्र भी इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। और तुर्क वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब एर्दोगान, उनकी ख्वाहिश है कि ये जो डिफेंस इत्तेहाद है ये मज़ीद वसी हो, इसमें और ममालिक भी शामिल हों, मुस्लिम ममालिक शामिल हों। और ये भी उनकी तरफ से कहा गया, क्लियर किया गया कि ये अचानक से इत्तेहाद नहीं बन गया, ये ईरान अमेरिका जंग की वजह से नहीं बना, बल्कि 2 साल और 8 माह की कोशिशों और गौर व खौज के बाद ये जो एग्रीमेंट है, जो 3 मुल्की इत्तेहाद बना है, इसमें 2 साल और 8 साल की अरकरेज़ी, मुशावरत, कंसल्टेशन इसमें शामिल है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम का इख्तिताम हमने कर लिया, आपसे खुदा हाफिज़ भी कर लिया, लेकिन मुझे याद आया कि जो सदीक जान का घेरा तंग, इस नुक्ते पे हमने बात करनी थी, तो ये बात करना तो रह गई। तो ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, एक ट्वीट किया गया सदीक जान के एक्स अकाउंट से, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो ये कह रहे हैं ना कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर यह खबर दी है कि इमरान खान को ब्लड प्रेशर की वजह से पिम्स लाया गया, तो वो हल्फन कह दें कि उनका ये दावा सच्चा है। मैं हल्फन कहता हूँ कि हमारा सोर्स इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। आगे वो कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं ना कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये खबर दी है, उनका दावा है कि हम माहौल बना रहे हैं कि इमरान खान की सेहत ख़राब है, और जब यह बयानिया बन जाएगा तो खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचा कर कहा जाएगा कि वो बीमार थे और फ़लाँ सहाफ़ी तो बता भी रहे थे। अगर फ़र्ज़ कीजिए सदीक जान कहते हैं कि सारी बातें दुरुस्त हैं, तो फिर उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को और भी ज़्यादा संजीदा होकर PTI से मुतालबा करना चाहिए कि वो इमरान खान साहब तक हर सूरत रसाई हासिल करें और इस बयानिए और कोशिश को दफन करें। हमने भी ये नहीं कहा कि खुदा न खास्ता कोई जानलेवा इशू है, लेकिन ये फ़िक्रमंदी और तशवीश की बात होनी चाहिए कि जो इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट थे, 4-5 घंटे एक्सरसाइज करते थे और करते हैं, पहले उनकी आँख की वेन में क्लॉट बना, अब ब्लड प्रेशर का इशू है बना। वैसे इमरान खान साहब का जो आर्जा है वो ये पहली मरतबा नहीं हुआ, खान साहब को पहले भी ये तकलीफ़ रही, खान साहब पहले भी आँख वाला ट्रीटमेंट जो है वो करवा चुके हैं। इस पर PTI के लोगों के बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। आगे सदीक जान साहब कहते हैं कि वो एक बार क्यों ना हुआ, और इसकी और कोई वजह ना हो तो कैद तन्हाई और मेंटल टॉर्चर है ज़रूर वजह होंगे। PTI से मुंसलिक जो अकाउंट्स हैं इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक़ ख़बरों को झूठ करार दे के इस सारे मामले को नॉर्मलाइज़ करते हैं, वो इमरान खान के साथ वाकई क्या मुखलस हैं। ये वही अकाउंट्स हैं जिन्होंने आँख वाली ख़बर को एस्टेब्लिशमेंट की फीड कहकर कई फेक न्यूज़ जो है वो करार दिया था। तो ये सदीक जान साहब ने अपनी जो पोजीशन है उसको क्लियर किया है कि इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक़, उन पर ब्लड प्रेशर के अटैक से मुतल्लिक़ जो खबर दी है वो इस्टेब्लिशमेंट की खबर नहीं है, और जो ये दावा कर रहे हैं उनका दावा जो है वो झूठा है। और इस मामले पे